रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आज काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें लगभग आप ही इन लेक्चर्स में 6 या 7 आर्ग्यूमेंट्स सीखेंगे एक ही टाइप के। सो उनसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और कोई डाउट्स कोई समस्याएं बीच में हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है 2-3 लेक्चर्स होंगे, इस पर क्लियर कर लें आप अपनी बातें। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होती है काउंटेबिलिटी? सबसे पहले चीज, बाइजेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। किसे बोलते हैं बाइजेक्शन? वो आप जानते हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, किसी फंक्शन को a टू b को हम बाइजेक्शन कहते हैं अगर ये इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी है, दोनों, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव। वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट इज कॉल्ड अ बाइजेक्शन। और a और b को क्या बोलते हैं उस केस में? दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइनाइट सेट, a set is called finite. I know you know these things, but I'm just saying once again. Finite set means a set is called finite. फिर definition कैसे देंगे ना finite sets की? तो if it is equivalent to a subset of 1, 2, 3 dot 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 n of natural numbers, otherwise set is called infinite or maybe empty, ठीक है। empty set भी finite ही है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, राइट। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, तो आपका सेट फाइनाइट है, क्योंकि 10 स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, मैंने मैपिंग की है ना, मैंने काउंट किया होगा 1 2 3 4 ऐसे। जब मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूँ तो 1 की इमेज जो भी स्टूडेंट होगा, 2 की इमेज जो भी स्टूडेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। इन्यूमरेबल सेट किसे बोलते हैं, या डिन्यूमरेबल सेट, ओके। A set is said to be enumerable। आप किस सेट को इन्यूमरेबल बोलते हैं? यदि नेचुरल नंबर से उस सेट में क्या हो, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, यानी कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्शन, ओके। 1-1 फंक्शन नहीं होता, बल्कि 1 to 1 मीन्स होता है बाइजेक्शन। ये ध्यान रखना, 1-1 क्या हो आपका? बाइजेक्टिव मैप हो नेचुरल नंबर से। जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इससे अगर आपके सेट ए में कोई बाइजेक्शन है तो फिर आपका सेट क्या कहलाएगा? इन्यूमरेबल। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यू आर अनम्यूटेड। ओके, सो काउंटेबल सेट किसे बोलते हैं? काउंटेबल सेट भी यही है जो मैंने ऊपर बोला आपसे। देखो, पहली बात तो काउंटेबल का मतलब है, जो हम काउंटेबल से हमारा मतलब क्या होगा, या तो फाइनाइट सेट या फिर एक इन्यूमरेबल सेट, ठीक है। इन्यूमरेबल समझ गए? तो कैसे बोलेंगे? अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और इट इज इन्यूमरेबल, राइट। अ इन्यूमरेबल सेट इज आल्सो कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट। समझ गए? इन्यूमरेबल सेट को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे। और किसी सेट को एटमोस्ट काउंटेबल बोलने का मतलब क्या होगा हमारा? या तो वो फाइनाइट है या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। काउंटेबल में दो चीजें आएंगी, पहले बता रहा हूं कि एक तो फाइनाइट होना सेट का, और दूसरा इन्यूमरेबल होना। इन्यूमरेबल मींस इनफाइनाइट है लेकिन बाइजेक्शन है उसमें। देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू दैट सेट। कहने का मतलब क्या है, जितने n में एलिमेंट हैं उतने ही उस वाले सेट में भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने क्या दिखा दी? बाइजेक्शन दिखा दी के बीच में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जेड इज काउंटेबल। अगर अब जो पहली बार पढ़ रहा होगा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, अगर मैं उससे पूछूंगा तो जेड काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो उसको लगेगा कि जेड तो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे या नहीं करे। इनफाइनाइट का मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। जैसे आप सोचेंगे कि जेड में तो ज्यादा एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट, और एन में ये सब तो है और जेड में एक्स्ट्रा है, लेकिन z और n की कार्डिनलिटी एक ही है, ज्यादा नहीं है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे। कार्डिनलिटी दो सेट्स की एक दिखानी होती है तो आप क्या करते हैं, कभी भी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक सेट से a टू b, जो 1 1 ऑन टू हो, तो इसलिए दोनों की कार्डिनलिटी क्या होती है? सेम होती है। अब z काउंटेबल है, कोई आप में से बता सकता है ऐसी मैपिंग जो n को z पे मैप करे 1 to 1 n 1 to 1 एंड बाइजेक्टिवली, सॉरी एंड सर्जेक्टिव, बोले?
minus n minus 1 by 2 আরেকটা n by 2 when n is odd and when n is even. ओके ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ। ये नेचुरल, ये जेड का आपका सेट है, ठीक है। मैं जेड से एन में डिफाइन कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। जेड से एन में डिफाइन कर दूंगा तो उसका इनवर्स क्या होगा, एन टू जेड एक मैपिंग होगा। ओके, सो देखिए, 0 को मैं 1 के पास सेंड कर रहा हूँ, 1 को 2 के पास सेंड कर रहा हूँ, 2 को 4 के पास सेंड कर रहा हूँ, ऐसे ये इधर 1 2 3 डॉट 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 इनको क्या इवन के पास सेंड कर रहा हूँ, इनके 2 टाइम्स पे 1 2 2 4 6 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। और 0 को 1 पे सेंड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद -1 को 3 पे सेंड कर रहा हूँ, -2 को 5 पे सेंड कर रहा हूँ, -3 को 7 पे सेंड कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे तो हर किसी की इमेज आपको मिली। फंक्शन का मतलब यही तो होता है ना, हर किसी एलिमेंट की आप इमेज दीजिए, तो हर किसी एलिमेंट की इमेज दे दी मैंने। और कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, यानी जिसके पास कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। डायग्राम से समझ में आया। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ नीचे। फिर इसके लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, मैप एफ जेड टू एन इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया जाएगा, एफ एक्स। जब भी x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 इंटीजर है, तो हमने क्या लिया, उसको 2 टाइम्स भेजा, 2x, राइट। ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, 2x भी, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में ही होगा। और यहां से आप देख भी सकते हैं। अब दूसरा, जब निगेटिव है x या लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट, मतलब निगेटिव है या 0 है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको 2x, देखो -1, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी x के नेगेटिव होने पे ना। देखो, दिस विल बी नेगेटिव व्हेन x इज नेगेटिव, सो एक नेगेटिव इसके आगे रखो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और फिर ये फॉर्मूले को क्या करें, इस को फॉलो करें, ठीक है। अब आप इसमें 0 पुट करके देखो, आपके पास 1 आएगा, -1 पुट करके रखो, आपके पास 3 आएगा। इस तरीके से ऑड की जो सीक्वेंस है वो पूरी आ जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो 1 1 ऑन 2 है, और जेड को n पर बाइजेक्टिवली, हाँ, और जो जेड को मैप करता है n पर। ओके, कोई क्वेश्चन। तो इसका मतलब जेड और n क्या है, का जेड क्या है, काउंटेबल सेट है। ओके, काउंटेबली इनफाइनाइट इन्यूमरेबल सेट। इज इट क्लियर। ओके, सो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर करते चलना। ये तो आसान सा एक क्वेश्चन एग्जांपल था, तो फिर भी अगर डाउट्स हो क्लियर करते चलना। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, सम सिंपल क्वेश्चंस। कैन अ फाइनाइट सेट बी इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। कोई भी अगर आपको फाइनाइट सेट दिया है, तो क्या उससे आप उसके प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर का मतलब हमारा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ए कोई सबसेट है, तो उससे स्ट्रिक्टली छोटा, राइट, कोई भी ऐसा सबसेट जो ए के बराबर ना हो, उसको हम प्रॉपर कहेंगे, हाँ, ठीक है। सही बात। देखो, अलग अलग बुक्स में डेफिनेशन होती है, कोई प्रॉपर फाई और इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, और सभी को प्रॉपर बोलते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो कैन अ फाइनाइट सेट बी इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट, यस और नो, जल्दी बोलिए, डू नॉट टेक टाइम। अगर आपके पास कोई नहीं हो सकता, राइट, ओके, नो फाइनाइट सेट कैन बी इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, राइट। जैसे आपके पास फाइनाइट सेट है कोई भी, उसमें 10 एलिमेंट है, अगर आप प्रॉपर सबसेट होगा तो उसमें 10 से कम एलिमेंट होंगे, तो वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है इस सेट से उसमें। ऑन टू तो बात की बात, ऑन टू होगा लेकिन वन वन पॉसिबल नहीं है, हाँ। व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट, अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट हो, तो क्या वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है। यस, Yes. राइट, Yes. एग्जांपल। यस, जिसने यस बोला एग्जांपल भी बताओ। Z.
जेड, राइट, ऊपर दिया है ना एग्जांपल, जेड का सबसेट है एन, राइट? जेड सबसेट है। यस, आपके पास जेड है, इसका सबसेट है एन, प्रॉपर सबसेट है, देखो ऊपर। और आपने एक फंक्शन भी डिफाइन किया है ऊपर जेड से एन में जो 1 1 ऑन 2 है, तो ये इक्विवेलेंट है, तो इनफाइनाइट सेट हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज में दे रहा हूं, आज आप प्रूव करना घर में कि every infinite set is equivalent to one of its proper subset. ओके, करेंगे ऐसा? राइट, ये एक्सरसाइज है, लिख लीजिए आप इसको। अब हम प्रूव करते हैं कि n क्रॉस n, n क्रॉस n का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए जहां n से है, ए बी जहां n से है दोनों, ओके। एक ही बार n लिखना था मैंने, 2 बार लिख दिया, कोई नहीं। सो ए एंड बी बोथ आर फ्रॉम m n। अब हम प्रूव करेंगे कि n क्रॉस n के एलिमेंट, देखो हम जब किसी सेट को काउंटेबल बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है कि सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं उनको काउंट करूं, राइट, उनको तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो फाइनाइट है बोल कर ही, लेकिन इनफाइनाइट में बोल कर तो नहीं कर सकता ना, एक फंक्शन डिफाइन कर दूं। फंक्शन का मतलब यही है कि हर कोई एलिमेंट काउंट हुआ है। फंक्शन को, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप हर किसी नेचुरल नंबर के लिए एक एलिमेंट वहां ढूंढो, और दूसरे वाले सेट में अगर आपके पास ये बी सेट है तो हर किसी एलिमेंट के लिए नेचुरल नंबर के एक एलिमेंट यहां मिलना चाहिए, और हर कोई एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, मतलब राइट, समझते हैं ना आप? ऑन टू का मतलब हर किसी एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए। देखिए इसको करने का तरीका क्या है मेरा, वी लिस्ट द एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n एज फॉलोज, ठीक है। पहले आप इनको मत देखिए, ये जो एरोज हैं आप सोच रहे होंगे क्या है, मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब, एरोज का मतलब क्या है। सबसे पहले लिस्ट करते हैं, इस तरीके से लिस्ट करते हैं सारे एलिमेंट को। हाँ, पहले प्लेस पे मैं 1 रखता हूँ, क्योंकि अगर n क्रॉस n के एलिमेंट है, ये कैसे होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर n के एलिमेंट्स के, राइट। तो पहली बात है, मैं n फर्स्ट प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूँ, ओके, यहाँ हमेशा फर्स्ट प्लेस पर 1 रहेगा। अब दूसरे प्लेस पे मैं n के नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैंने, मतलब वेव ऑर्डर पेयर जिनके फर्स्ट कंपोनेंट 1 है उसकी लिस्ट बना ली। उसके बाद मैंने वे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनके फर्स्ट कंपोनेंट 2 हैं उनकी बारी लगाई, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से वे ऑर्डर्ड पेयर जिनके फर्स्ट कंपोनेंट 3 हैं उसको इस तरीके से लिख दिया, फिर इस तरीके से लिख दिया, ये पूरी लिस्टिंग हो गई। दिस इज द लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n क्रॉस n। अब अगर कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे आप बोलेंगे कि ये है कोई एलिमेंट ए बी, तो एक का फर्स्ट कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा, 100 होगा, वो 100 भी लाइन में आएगा कहीं, और बी का जैसे कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी जो बी है वो 1 करोड़ होगा, तो वो 1 करोड़ भी कॉलम में आएगा, राइट, इस लिस्ट में। समझ गए ना आप मेरी बात? तो ये पूरी लिस्टिंग है, मैंने सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, ऐसा मतलब है इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, सब लोग एग्री करते हैं ना इस बात से कि कोई भी एलिमेंट इस लिस्ट में छूटा नहीं है, राइट? ओके, सो अब क्या है, अब यहां देखें, अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, देखो 1, उसके बाद डायगोनल ऐसे, और उसके बाद नीचे 2 की इमेज आई मीन, फिर 3 की इमेज, फिर 4 की इमेज, 5 6 7 8 9, देखो एरोज लगाए हैं मैंने, 10, ये 10 पे आ गए, फिर 11 12 13 14 15 16 17 19 18, इस तरीके से हम चलेंगे। तो आपको क्या लगता है सारे एलिमेंट्स आएंगे ना इस पे? कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, राइट? कोई भी एलिमेंट। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब होता है कि हर किसी एलिमेंट की आप एक इमेज दीजिए, राइट? हर किसी एलिमेंट की आपको इमेज देनी है, और
हर किसी एलिमेंट की इमेज देनी है और उस तरफ हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज भी होनी चाहिए। तो ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया ना, मैंने बोला इस तरीके से काउंट कीजिए, ये 1 1 ऑन 2 है ना, क्योंकि इस लिस्ट में n क्रॉस n का हर कोई एलिमेंट आएगा, वो किसी न किसी नंबर पर आएगा। इस तरीके से n क्रॉस n काउंटेबल है। जैसे 1 1 की इमेज 1 है, 2 1 की इमेज, यहाँ पे देखो 2 1 को मैंने क्या लिया है, 2 लेना पड़ेगा। ओके, 2 1 की इमेज 2 दी है ना। फिर 1 2 की इमेज 3 है, सॉरी 3 की इमेज क्या है। ओके, सो n क्रॉस n से मैं कर रहा हूँ फंक्शन, मैंने जो यहाँ पे लिखा है n क्रॉस n से लिखा है। सो 1 1 की इमेज 1 है, 2 1 की इमेज 2 है, 3 1 ये 1 2 की इमेज 3 है। इस तरीके से आप समझ पाए हैं इसको। लेकिन अब मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्या आप एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में लिख सकते हैं इस चीज को n1 n2 के फॉर्म में। ओके, सो मैंने यहाँ पे छोड़ा है, इसको आज घर से लिख के लाएंगे और कल नहीं आएगा, मैं बताऊंगा फिर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ओके, एक फॉर्मूला लिखेंगे जो इस मैपिंग को क्या कर रहा हो, दिखा रहा हो। क्या कहने का मतलब है, जैसे आपने मैपिंग तो आपको पता लग गई, हर किसी इसकी मैं बोलूंगा ये किस इसकी इमेज क्या है, तो आप ऐसे काउंट करके आ जाएंगे इसके पास और मुझे इसकी इमेज बता देंगे। लेकिन एक फॉर्मूला जिसमें हम वैल्यूज रख के, जैसे n1 n2 में ना पहला नेचुरल नंबर सेकंड नेचुरल नंबर, तो n1 n2 में एक फॉर्मूला जिसमें n1 n2 की वैल्यूज रख के डायरेक्ट जल्दी इमेज कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से n क्रॉस n काउंटेबल होता है। अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये इस तरीके से काउंट करना, ये एक आर्गुमेंट हो गया। हाँ, इस तरीके से काउंट करना सीखना। 6 7 आर्गुमेंट है काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में लगभग, उनसे ही हर कोई क्वेश्चन बनता है। इसे थ्योरी पूरे ध्यान से सीखो और फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे काउंटेबिलिटी के, किसी भी एग्जाम के। राइट, एनबीएचएम में आते हैं कभी कभार और नेट में तो आता ही है। क्लियर? सो नो क्वेश्चन। अब ये दो एक्सरसाइज है। अ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मान लीजिए आपका कोई काउंटेबल सेट है, काउंटेबल मींस इनफाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। इसका अगर कोई भी सबसेट लेंगे वो भी काउंटेबल ही होगा। डिड्यूस दैट अ सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अब इससे आपने क्या बताना है कि अगर आप ऐसा प्रूव कर जाएं कि अगर आपके पास अनकाउंटेबल सेट है n, उसका कोई भी बड़ा सेट है तो वो अनकाउंटेबल ही होगा। ओके, सो बताइए कोई प्रूव करना चाहता है इसको? Anyone raise your hand if you want to. No one wants? Really? Is it difficult? Or you don't like to solve easy questions? So I have to name. कृष्णा गोपाल, तुम करोगे इसको? A subset of a countable set is countable. सर तो जो सबसेट है हाँ, okay. वहां से मान लो अगर बी काउंटेबल है, हाँ उसका सबसेट है। देन बी से एन पर तो मैपिंग एग्जिस्ट करेगा ही। अच्छा, तो पहले ये बोलो, मैंने प्रूफ बोला है, तो अगर बी फाइनाइट है तो ए भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट के केस में तो ये ट्रू हो गया। ओके, अब इनफाइनाइट की बात करो। यस, इनफाइनाइट है। देन एक एफ बी एन से बी पर तो बाइजेक्टिव होगा ही। एम से बी, ओके ओके ओके, सो यू मीन टू से बी से एन में एक बाइजेक्टिव मैप होगा। ओके, देन हाँ, फिर इसका ही कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन काम करेगा इसके लिए, तो वो हाँ रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन काम करेगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन मैप होगा वो ए से एन में ऑन टू नहीं होगा ना। फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा ईच सबसेट ऑफ एन इज काउंटेबल। बात तो वही आ जाएगी, अंतर क्या है? समझ रहा हूं मैं आपका। रेस्ट्रिक्ट करेंगे आप ए में, ओके, इट विल बी इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ एन, राइट? जैसे समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ, क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट अगर निकल गए तो फिर वो एलिमेंट की जो इमेज से थी उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी।
रेस्ट्रिक्शन के केस में फिर आप क्या कीजिएगा, मैं बोलूं? चलो हाँ सर। ओके, so suppose A is countable set and B be a subset of A, right? B कोई भी सबसेट है A का। If B is finite then we are done, क्योंकि फिर फाइनाइट है तो काउंटेबल हो जाएगा। इफ बी इज नॉट फाइनाइट, बी मान लीजिए फाइनाइट सेट नहीं है, देन द एलिमेंट ऑफ ए कैन बी लिस्टेड, राइट? इस तरीके से लिस्ट किए जा सकते हैं एलिमेंट के, तो x1 x2 डॉट डॉट डॉट, या आप ऐसे बोलिए कि सब सीक्वेंस में किए जा सकते हैं। ओ सॉरी, नो, फर्स्ट राइट, आप समझ रहे हैं ना। ए क्या है हमारे पास, काउंटेबल मैंने सेट लिया है, ओके। बी क्या है, उसका सबसेट है। मैं बी को काउंटेबल प्रूव करना चाहता हूं, राइट? तो बी को काउंटेबल प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला, अगर बी फाइनाइट है तो, अगर बी फाइनाइट सबसेट है तो काउंटेबल हो गया, राइट? अगर फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो फिर बी इनफाइनाइट होने पर ए अपने आप ही इनफाइनाइट होगा। ए को इनफाइनाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। सो एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी लिस्टेड, इस तरीके से लिस्ट किए जा सकते हैं ना, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। मतलब समझे, जैसे आप ये लिख सकते हो ना, ये f1 इक्वल टू कोई एलिमेंट होगा, f2 इक्वल टू कोई एलिमेंट होगा। ये f1 f2 है क्योंकि आपके पास एक फंक्शन होगा ना, नेचुरल नंबर n से a पर, तो सारे एलिमेंट्स a के इस तरीके से लिखे जा सकते हैं ना, f1 f2 f3। इसमें हर कोई एलिमेंट आ जाएगा a का, क्योंकि f तो बाइजेक्टिव मैप है, ऑन टू मैप है ना, सारे एलिमेंट को लेगा। तो उन एलिमेंट्स को मैंने क्या नेम दिया, f1 को लिखा x1, f2 को लिखा x2, f3 को लिखा x3, इस तरीके से। तो सारे एलिमेंट को इस तरीके से लिस्ट कर दिया। जैसे मेरे पास n क्रॉस n काउंटेबल था, इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। देखो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से एक लिस्टिंग हो जाएगी हमारे पास। हाँ, क्लियर? अब बी कोई भी सबसेट है, कहीं ना कहीं तो बी, इसमें लीजिए बी का, मान लीजिए यहां से आपने स्टार्ट किया, बी का कोई एलिमेंट मिला, उसको xn1 नेम दीजिए, ओके। जैसे आपको क्या मिला, आपने अभी सीक्वेंस पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए सब सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, अगर आपने कोई भी एलिमेंट इसमें आप, जैसे x1 बी में है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़िए, x2 बी में है तो ठीक है, नहीं तो जो भी बी में पहला एलिमेंट मिलता है, मानो x3 मिला, उसको नेम दे दीजिए xn1, ओके। फिर आगे इस तरीके से, लेट n1 बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट xn1 बिलोंग्स टू b1। मतलब समझ गए कि 1 2 3, मैंने कहा यहां से स्टार्ट कीजिए, जो भी पहला आपको क्या मिलता है, b में मिलता है, उसको नेम दे दीजिए xn1, ठीक है। लेट n1 बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट xn1 बिलोंग्स टू b1। जैसे 4 स्मॉलेस्ट है तो x4 को आप क्या लिखेंगे फिर, xn1, ठीक है, n1 का मतलब 4 होगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, n2 बी द स्मॉलेस्ट सच दैट xn2 बिलोंग्स टू b में से क्या निकाल दिया आपने, फिर उससे आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने ये लिस्टिंग है आपके पास, x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट, ओके। इस लिस्टिंग में से पहला एलिमेंट आपने ले लिया जो b में है, उसको बोलिए xn1। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, फिर ढूंढिए कौन बी में है, तो मैं इसको लिखेंगे कैसे, लेट देन n2 बी द स्मॉलेस्ट सच दैट xn2 बिलोंग्स टू, कहां होगा xn2, xn1 तो हमने पहले ही ले लिया, b में से उसको निकाल दीजिए, b माइनस xn1, लिखेंगे इस तरीके से। हाँ, कंटिन्यू इन दिस मैनर द एलिमेंट्स ऑफ द b लिस्टेड एज बिलो, ओके। राइट, लिस्टेड एज बिलो, तो क्या हो जाएगा, xn1 xn2 xn3, इस तरीके से आप क्या पाएंगे, आपने बी के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, पहले दूसरा तीसरा, हर कोई एलिमेंट। जैसे आप बी का कोई भी सेट ले लीजिए, इसमें बी में, अब मैं आपको दिखाता हूं कि बी के हर किसी एलिमेंट को इस लिस्ट में लाया जा सकता है। जैसे आप बी का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, राइट, वो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा इस लिस्ट में, क्योंकि इस लिस्ट में तो सारे एलिमेंट हैं एक, ठीक है, तो वो एक्स एन के फॉर्म का होगा किसी के लिए। तो ये है लिस्टेड एज बिलो xn1 xn2 xn3। अब क्या है, इसको पहला एलिमेंट बोलिए, इसको सेकंड एलिमेंट बोलिए, इसको थर्ड एलिमेंट बोलिए, मैपिंग क्लियर है। आप डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम f
एन टू बी बाई कैसे डिफाइन करेंगे, एफ के की इमेज क्या देंगे हम, एन के। कहने का मतलब है ये 1 की इमेज, ये 2 की इमेज, ये 3 की इमेज, डॉट डॉट डॉट, राइट। क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर वो xn क्या होगा? हाँ, f of k is equal to xn के होगा oh मैपिंग। yes, right, so f of k is equal to x n k। हाँ सब ओके। Clear now? I will wait for some time to see if you have any questions. Okay? सोचो, प्रूफ के बारे में सोचो और बताओ कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग में। ओके, थिंक once। प्रूफ हर चीज का करना है। हाँ? आप प्रूफ करो, अच्छी तरीके से चीजों को सीखो। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे। अगर आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं, राइट, केवल ये याद रख ले रहे हैं कि ये अकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं परंतु उतने इजी नहीं, ठीक है, जितने अब होंगे अच्छी तरह से सीखने से। हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत अच्छी बात है। सो डू, हाँ, क्या समवन रेज द हैंड, राइट? यस सुष्मिता। सर आपने जो लिखा है ना, लेट n1 बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट x n1 बिलोंग्स टू b, फिर 10 into b स्मॉलेस्ट सच दैट, ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं? मतलब लिस्ट करने के लिए है कि x1 पहले है उसके बाद xn2 है? हाँ, मैं सारे एलिमेंट की लिस्ट ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, फिर इसको मैं लिखूंगा, ठीक। मैंने बोला कि इस लिस्ट में चलिए आप एक्स इस तरीके से आगे बढ़िए, इसमें से जो भी पहला एलिमेंट आता है, उसको बोलिए कि वो xn1 है, ठीक है। जैसे x3 है तो n1 इक्वल टू 3 होगा। समझिए आप मेरी बात? अब यहां तक तो b के कोई एलिमेंट नहीं, फिर अब आप यहां से आगे बढ़िए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ढूंढ रहे हैं सच दैट कि xn1 किसके अंदर हो, b के अंदर हो। उसके बाद हमारा जैसे यहां तक काम हो गया, मान लो x3 था, उसके बाद फिर हम और स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं नेचुरल नंबर, जैसे x5 और x7 दोनों b के अंदर है, तो हम स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं, हम x5 को लेंगे। समझ गए? तो x5 को xn2 नेम देंगे। तब मैंने लिखा कि देन n2 बी द स्मॉलेस्ट सच दैट xn2 बिलोंग्स टू, कि आगे वाला क्या आएगा x3 के। जैसे अगर x3 होगा तो x3 के आगे क्या होगा, स्मॉलेस्ट लेना। अब जैसे या x5 भी है तो आप x5 को छोड़ गए, कोई भी ले लिया आपने, सिस्टमेटिक होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने लिखा n2 बी द स्मॉलेस्ट सच दैट xn2 बिलोंग्स टू b। अब ये x3 को छोड़ गए का क्या मतलब हुआ कि आपने b में से उसको हटा दिया। अब आप उसको नहीं ले रहे हैं बल्कि और कोई b का एलिमेंट उसके अलावा आगे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो तो आ ही चुका है, अब तो आएगा नहीं वो, इसलिए लिखा है xn1। ओके, क्लियर? क्योंकि जब आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, फिर अब इसको छोड़ देंगे ना, अगर ये आ गया होगा तो अगला वाला लेंगे, फिर n2 बी द स्मॉलेस्ट। समझे आप मेरी बात? एक बार और बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला n1 बी द स्मॉलेस्ट, n1 मान लीजिए, जैसे आप x3 को छोड़ दीजिए, n b में है आपका और उससे पीछे के कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 10 स्मॉलेस्ट ऐसा है कि x10 b के अंदर है। ओके, इसको xn1 नेम दीजिए। उसके बाद क्या करिए, फिर स्टार्टिंग से x10 को आप नहीं लेंगे आप, इसलिए हटा दीजिए इसको b में से। फिर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ढूंढिए, जैसे x15 है तो उसको xn2 नेम दे दीजिए, अगर x15 b में है तो उसको xn2 नेम दे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, b में से ये दो हटा दीजिए, x10 x15, राइट, ये xn1 xn2 नेम दे दिए गए हैं। फिर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ढूंढिए कि आपका वो n3 स्मॉलेस्ट ऐसा है कि xn3 b में है। इस तरीके से कंटिन्यू कर लीजिए तो सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग हो जाएगी। ये था आर्ग्यूमेंट। ओके, यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ। और किसी का कोई डाउट है? सर, हाँ, यस यस। सर आपने ए काउंटेबल सेट लिया तो हाँ, पहले बी को फाइनाइट लिया और फाइनाइट से क्या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में मैप हो रहा है पहले?
मतलब अगर फाइनाइट होगा तो मैंने दो केस हो सकते हैं ना, कि जैसे कोई भी आपके पास काउंटेबल सेट है, उसका जो सबसेट हो सकता है वो फाइनाइट हो सकता है और या इनफाइनाइट हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं ना, राइट? हाँ, हाँ। तो पहले वाले केस में अगर फाइनाइट है तो ठीक है, फाइनाइट सेट काउंटेबल डेफिनेशन है, हमने बोली है ना, कोई भी सेट काउंटेबल होता है अगर वो फाइनाइट हो या फिर इन्यूमरेबल हो। पहला केस तो फाइनाइट है तो ठीक है, फिर दूसरे केस में इन्यूमरेबल होगा, मैंने दिखा दिया। तो कोई भी सबसेट या तो इन्यूमरेबल होगा या फाइनाइट होगा, इसका मतलब काउंटेबल होगा, ऐसा है। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि सुपरसेट किसी भी अनकाउंटेबल सेट सबसेट का क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट का अनकाउंटेबल ही होता है। ये फिर चीजें यूज करूंगा, मैं एक एक करके करा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, इन चीजों को अच्छी तरीके से, ये टेक्निक्स, आइडियाज, etc सब चीज सीखते हुए चलना, फिर आगे इनका प्रयोग किया जाएगा। सपोज बी बी अ सबसेट ऑफ ए और बी अनकाउंटेबल है, देयरफॉर ए मस्ट बी अनकाउंटेबल, राइट? क्योंकि अगर ये वाला काउंटेबल हो गया, if this is countable then b is countable by the above, राइट? जो हमने ऊपर प्रूव किया है, इससे अगर ये वाला काउंटेबल हो गया तो ये भी काउंटेबल होगा ना फिर, जबकि है नहीं, हमने इसको अनकाउंटेबल लिया है, इसलिए अनकाउंटेबल का सुपरसेट क्या होगा, हमेशा अनकाउंटेबल होगा। चलिए, सो नाउ 3.8 लिखा था ना मैंने, 3.8। ओके, सो आई एम गिविंग यू अनदर एक्सरसाइज, इसको मैं प्रूव करूंगा अभी कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। इसका मतलब क्या है, 3 बार काउंटेबल यूज हो रहा है। मान लीजिए आपके पास काउंटेबल सेट्स है, ये फैमिली है सेट्स की, ए आई, आई बिलोंग्स टू आई, काउंटेबल सेट्स है। काउंटेबल सेट्स हैं तो काउंटेबल सेट्स को हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि काउंटेबल है A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इनका अगर आप यूनियन लेंगे, i गोज टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई, ये हमेशा काउंटेबल होगा। ये मैं बोल रहा हूं, अभी इसका प्रूफ भी आएगा उसमें, बट इसको मानते हुए आप क्या प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट Q इज काउंटेबल। आपका जो रैशनल नंबर का सेट है ना, वो काउंटेबल है, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है? ये अगली एक्सरसाइज है। तो समझ गए आप काउंटेबल यूनियन का मतलब? और ये ऐसे भी हो सकता है काउंटेबल यूनियन का मतलब केवल दो ही सेट हो, केवल फाइनाइट सबसेट्स हो जो अपने आप में काउंटेबल हो, समझ गए ना? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सबसेट्स, आपके पास काउंटेबल सबसेट्स हैं, वो फाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ सेट्स क्या हो सकता है, जैसे ये 3 ही सेट है, ये फाइनाइट, मतलब 3 ही सेट हो सकते हैं, और ये 3 के 3 फाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट में से कुछ भी हो सकते हैं, राइट? इनफाइनाइट होंगे तो काउंटेबल ही इनफाइनाइट होंगे। इन सभी का यूनियन क्या होता है, काउंटेबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पूरी जो सेट्स की सीक्वेंस हो ये इनफाइनाइट हो, मतलब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो और हर कोई सेट अपने आप में काउंटेबल हो, या फाइनाइट हो या इन्यूमरेबल, या फाइनाइट हो या इन्यूमरेबल हो। अगर सभी का यूनियन लिया जाएगा तो फिर ये क्या आएंगे, क्या आएंगे, काउंटेबल आएगा वो यूनियन, ठीक है? चलिए, इसको मानते हुए आपने प्रूव करना है क्यू इज काउंटेबल। किसी को है प्रूव करने की इच्छा? बोलिए, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू प्रूव। नहीं करना चाहते प्रूव? क्यों, घबराते क्यों हो? ओके, रिया करेगी। सौमित्रो, सौमित्रो, डू यू वांट टू प्रूव? ओके, चलो, रिया तो करती है, आज सौमित्रो से करा लेते हैं, ठीक है? हाँ, ओ, ये सौमित्रो, सो यू कैन गो अहेड। How will you do it? I will write for you, okay? So, yes. Yes. So you want to prove or you want to ask some question? some questions. Okay, okay, ask them. नहीं मतलब क्यू इज काउंटेबल, इस प्रूफ भी तो सेम, मतलब आपने जो n क्रॉस n वाला प्रूफ किया है, मतलब हाँ। लिस्टेड करके, ए प्रूफ भी तो ऐसे ही होगा तो। Yes, right, ऐसे ही होगा कुछ। So, yes, yes, सौमित्रो।
Sir, we can list elements of add the elements as 1 upon 1, 2 upon 1, 3 upon 1, and so on in the first Okay. row. Then in the Yeah. second row, 1 upon 2, 2 upon 2, 3 upon 2, and so on. That is, we can define a function f of k is equal to Okay, fine. k I by. get. Right. You don't need to say the explicit formula. You mean to say that we will use the same trick as we did in the n cross n, right? Yes, sir. Okay, very good. So नेगेटिव वाला तो छोड़ दिया है. no, he will then do it for the negative numbers. Then take the union, right? Q and union Q plus. Then countable union of Yes, sir. countable sets will be countable. That was Yes. said in the question, right? Assuming a countable union of countable sets. Prove that. Okay, good, very good. So देखिए, अब ये ट्रिक ध्यान में रखना है. To prove that Q is countable, we shall first prove that Q plus is countable. Q plus का मतलब नेचुरल नंबर्स. ओके ओके, अभी बताता हूँ, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ. Q plus को पहले काउंटेबल दिखाते हैं. Q plus का हर कोई एलिमेंट में यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ, हर कोई एलिमेंट. ओके, सो 1 2 3 4 डॉट डॉट, वो सारे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर 1 है. 1 1. ये जो मैं पहले लिस्टिंग कर रहा हूं, पहले आप ये मैंने पहले से लिख के रखा है, ये चीजें आप मत देखिए पहले. हाँ, ये डायगोनल्स, ईटीसी, ये एरोज, ये घेरे, इनको छोड़ दीजिए, अभी आप भूल जाइए. पहले ऐसे देखिए कि वे सारे रैशनल पॉजिटिव नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर 1 है, वो ऐसे ही तो होंगे ना. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, डॉट डॉट डॉट. अब वे सारे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मैं ये लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें कोई नंबर रिपीट हो जाए जो ऊपर पहले से आया है. या दिस मे बी पॉसिबल. क्यों? बिकॉज 2/2 ये तो इसके इक्वल है ना. 1 ऐसे ही 3. देखो, ये इस डायगोनल में हर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये वाले डायगोनल में हो रहा है ना. 2/2 to 3/3. सो डोंट केयर अबाउट इट. ओके, इसकी परवाह ना कीजिए, बस आप लिस्ट कर लीजिए पहले. सो सबके डिनोमिनेटर 2 रखे, इसके बाद डिनोमिनेटर 3 रखे. इस तरीके से मैंने ये लिस्ट बनाई. अब मैं बोल रहा हूं, इस लिस्टिंग में ना हर कोई एलिमेंट Q पॉजिटिव का आएगा. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक ही बार आएगा, लेकिन एक से अधिक बार भी आ सकता है. कोई एलिमेंट Q पॉजिटिव का ऐसा नहीं है जो इस लिस्ट से बाहर है. राइट? एवरीवन एग्रीज सो फार? यहां तक हर कोई सहमत है ना? फिर मैं आगे बढ़ूं. यस, नाउ Yes. काउंट करते हैं. 1 2 3 4. लीव इट, इसको मत लीजिए क्योंकि ऊपर आ चुका है. 5 6 7 8 9 10. उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, 4/2 को. लीव इट बिकॉज ये पहले आ चुका है. 2 यहाँ पे है. ओके, सो इस तरीके से चलते रहिए. ये सो इन दिस वे वी हैव काउंट द एलिमेंट्स ऑफ Q पॉजिटिव. You can write the explicit formula. आप explicit जीरो formula. कहाँ है? जीरो. Zero Q positive. I'm talking about Q positive. Zero will not be there, right? Yes. Okay, so ये वाला argument समझ में आ गया. In this way we have counted. अब कोई भी एलिमेंट होगा, मैंने बोला ना, यहाँ अपेयर हो रहा है वो इस लिस्ट में, तो वो किसी न किसी नंबर पे आ ही जाएगा. जैसे आप बोलिए कि ये एलिमेंट है 6/7, तो 6 में लाइन में चलिए आप, 7 में कॉलम में देखिए. अगर 6/7 पहले नहीं आ रहा है, वैसे नहीं आएगा 6/7 कहीं पहले लिस्टिंग में, तो वो क्या आ जाएगा, किसी न किसी नंबर की इमेज आ जाएगा. तो इस तरीके से आपने पाया कि Q प्लस काउंटेबल है. So I am giving you exercise. Write a explicit formula for it if you can. Okay, if you can write a explicit formula, yes, explicit formula can be written. Or if you can't write, then I will let you know tomorrow. Okay, मैं आपको कल बताऊंगा explicit formula दोनों के लिए लिख के. तो आज के लिए एक्सरसाइज है. अगर लिख लेंगे तो फिर बताने की आवश्यकता क्या है. इसी तरीके से आप Q नेगेटिव को भी काउंटेबल प्रूव कर सकते हैं, बस इनके आगे आपको नेगेटिव लगाने हैं. और क्या है, राइट? सारे नेगेटिव नंबर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो Q नेगेटिव भी काउंटेबल आ जाएगा. आपने Q प्लस को काउंटेबल प्रूव कर दिया, Q नेगेटिव को काउंटेबल प्रूव कर दिया, तो आप क्या Q को ऐसा नहीं लिख सकते Q प्लस यूनियन 0 यूनियन Q नेगेटिव, ये तीन ही तो, राइट?
क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ क्यू इज इक्वल टू क्यू नेगेटिव यूनियन 0 यूनियन क्यू प्लस. So it is countable, it is countable, it is countable. Everything here is countable. So their union should be countable. लेकिन ध्यान रहे countable union of countable sets is countable बोला गया है. हाँ, ये ध्यान रहना चाहिए आपको. अनकाउंटेबल यूनियन काउंटेबल नहीं होता है. अनकाउंटेबल यूनियन का मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल यूनियन का मान लीजिए आपके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स हैं. इस अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स, मान लीजिए ये i बिलोंग्स टू 0 1 है. 0 1 अनकाउंटेबल होता है, प्रूव करेंगे. उतने सेट्स हैं जितने एलिमेंट्स 0 1 में होते हैं, तब उसका यूनियन अगर लीजिए लेंगे तो फिर वो काउंटेबल नहीं होगा. ठीक है, इनमें सेट नॉन एम्प्टी है. हाँ, ये मैं आपको बता दूं. क्योंकि आप बोलोगे सर केवल एक सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है, और सारे सेट एम्प्टी हैं. वैसे उतनी एम्प्टी तो उतनी बार आ नहीं सकता ना वैसे, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग की है. ओके, सुनो, एम्प्टी एक ही बार तो आएगा, एक ही आई के लिए तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि सेट के अंदर के एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट होते हैं ना. तो एम्प्टी हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स, सॉरी, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स is uncountable. Okay, that is not countable. क्यों आपको बताऊं? क्योंकि इसका, हाँ, yes, that would be the good exercise, right? Can anyone prove it? Uncountable union of countable sets is uncountable. Raise your hand if you can give the argument to prove it. देरी ना करो, बोलो क्या आर्गुमेंट होगा. अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट. सब लोग इसका मतलब समझते हैं ना, इंडेक्सिंग वगैरह का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं तो मैं एक बार समझा देता हूं. देखो इसका मतलब क्या होता है. जैसे ये बी द फैमिली ऑफ सेट से लिखते हैं ना हम, आई बिलोंग्स टू आई, बोलते हैं कि आई इंडेक्स सेट है. इसका मतलब क्या होता है वो मैं पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको इस बात का पता ना हो. इंडेक्सिंग का मतलब ना समझते तो होंगे, अगर ऐसे लिख दो तो वो समझ जाते होंगे A1 A2, लेकिन इन जनरल क्या होता है इसका मतलब, वो मैं आपसे कहता हूं, उसे सुनो. कि अगर आपके पास सेट्स है, फैमिली ऑफ सेट्स का मतलब ना, ये सेट ऐसे हैं जिसमें एक सेट ऐसा है जिसके अंदर सेट्स हैं. लाइक सेट्स का भी तो सेट हो सकता है ना, लेकिन हमेशा सेट्स का सेट से डिफाइन नहीं हो. अगर मैं ऐसा बोलूं सेट ऑफ ऑल, ऐसे नहीं होता. हाँ, ऐसा क्यों नहीं होता है आप सोचिएगा, क्योंकि जो सेट ऑफ ऑल सेट्स का सेट बनेगा वो भी सेट के अंदर होना चाहिए. ऐसे करके सोचिएगा. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ सेट्स हैं, मान लीजिए. ठीक है, जैसे लाइक ये है सेट का सेट Z 2Z 3Z. ठीक है, या 2Z 3Z का मतलब जानते हैं ना, 2 के सारे मल्टीपल इंटीजर और 3 के सारे मल्टीपल, ये है एक सेट्स का सेट. तो इसको मैं A1 नेम दे दूंगा, इसको A2 नेम दे दूंगा, इसको A3 नेम दे दूंगा. ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट. फिर इसको कैसे लिख दूंगा, इस फैमिली को पूरे आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे करके लिख दूंगा. ये शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का. अब कई बार ऐसे भी हो सकता है, या इस तरीके से लिख दूंगा A1 A2 डॉट डॉट डॉट. A1 का मतलब होगा Z, A2 का मतलब होगा 2Z, A3 का मतलब होगा 3Z. पर कई बार ऐसा हो सकता है फैमिली में ऐसे नहीं लिख सके. क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स होंगे तो ऐसे लिस्ट नहीं कर सकते ना आप. अगर आपने ऐसे लिस्ट कर दिया तो उसका अर्थ क्या हुआ, काउंटेबल हो गया ना आपका कलेक्शन. मतलब आप कोई ऐसा कलेक्शन है जिसमें अनकाउंटेबली मैनी सब सेट्स हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं? फिर उसको क्या करते हैं, कोई अनकाउंटेबल सेट ढूंढा, राइट. अगर उसमें अनकाउंटेबल नंबर सेट है, मान लीजिए कोई सेट ऐसा है जिसमें जितने 0 1 में एलिमेंट हैं उतने क्या हैं आपके पास सेट्स हैं. तो उस सेट को मैंने यहाँ लिखा, इसके अंदर इतने सेट्स हैं इस सेट के अंदर जितने आपके पास 0 1 में एलिमेंट है. तो आप क्या करें, हर किसी 0 1 एलिमेंट के लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे कि Fi को यहाँ का एक सेट लिख देंगे AI. फिर इस फैमिली को कैसे लिखा जाएगा, AI I बिलोंग्स टू 0 1.
मतलब समझे? ये हुआ, मतलब ये होती है इंडेक्सिंग, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई भी कलेक्शन है, उसमें जितने एलिमेंट हैं, अगर कोई आपके पास ऐसा सेट है, उस सेट में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट क्या हैं, आपकी फैमिली में है, आपके कलेक्शन में है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई आपके पास कोई सेट है, आई, सोचिए इसको, आई आपके पास कोई सेट है, उतने ही एलिमेंट्स किसी और सेट में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आई से उस सेट के एलिमेंट्स को, किसी सेट का बी बोल दीजिए, हाँ, बी सेट के एलिमेंट को इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्स करने का मतलब होता है कि आई से, आई सेट से आप एक क्या कर सकते हैं, मैपिंग डिफाइन, वैसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके पास आई है, कोई आपके पास बी है सेट, आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं बी में जितने आई में एलिमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, बी के एलिमेंट को आई से इंडेक्स, उसका मतलब क्या हुआ कि बी का हर कोई एलिमेंट क्या लिखा जा सकता है, आई। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन होगा ना यहाँ से आई टू बी में, जो 1 1 1 2 होगा, तो जैसे हर किसी आई की इमेज को आप किससे डिनोट कीजिए, ए आई से। तो इस तरीके से बी के एलिमेंट इंडेक्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? मैं ये बोल रहा हूँ, जिन्हें नहीं पढ़ा है ना, राइट? ओके, अब बोलो मैं, चलिए। हाँ, तो मैं एक्सरसाइज बोल रहा था कि ये फैमिली जहां आई अनकाउंटेबल है, इसका यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, इस फैमिली में जितने मेंबर है ना, उनका यूनियन ले लेना। अनकाउंटेबल होगा, कौन प्रूव कर सकता है? हु कैन प्रूव? सर यस, सर अगर यूनियन काउंटेबल होगा तो बाय प्रीवियस थ्योरम यस, वेरी गुड। अगर यूनियन काउंटेबल होगा तो क्या होगा? यस, गुड। तो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ सम, तो कोई सबसेट हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो भी काउंटेबल होगा, लेकिन वो गिवन अनकाउंटेबल है। मैं ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये है। तो व्हाट डू आई मीन, जैसे मान लीजिए, नोट, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स। अनकाउंटेबल यूनियन का मतलब हुआ कि आपके पास जो फैमिली है उसमें अनकाउंटेबली मैनी सेट्स हैं, हाँ, यानी कि आपके पास अनकाउंटेबली मैनी सेट्स हैं, उनका यूनियन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। कैसे? देखिए, क्योंकि वो यूनियन ये है, मान लीजिए आई बिलोंग्स टू आई, ए आई, अब आप इसका कोई एक सबसेट दिखाइए जो अनकाउंटेबल है। Give me a subset of it which is uncountable. It's not difficult thing. You can find a subset which is uncountable. Sir, Like, okay, पहले मैं element which is okay, taken right. from. Wait, let me say something. Without loss of generality, we can assume that every set is non-empty. Okay. कोई लॉस नहीं होगा जनरलिटी में, जो एम्प्टी है उसको हटा दो पहले ही फैमिली से। अज्यूम दैट यूनियन में कौन सा वो कुछ योगदान देगा ना, एम्प्टी सेट यूनियन में कोई योगदान देता है, इट कंट्रीब्यूट्स यूनियन टू समथिंग। अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है और उसके अलावा कुछ सेट है, यूनियन करिए तो एम्प्टी सेट क्या ही वो देता है, काउंटेबल। Yes, every AI is non-empty. Yes, I think Deepanita was speaking, right? Yes. Yes. Okay. So I thought of taking every element from at least one element from every set. So
Okay. Suppose that is smaller. Okay. Good. Pick. Constructed. But can you pick? Right. Constructed. मैं बोलता हूँ इसके बारे में. Constructed by picking one element from each i. Okay. So इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स है ना, हर किसी सेट में से हमने एक एक एलिमेंट उठाया और एक सेट बनाया, ठीक है, हर किसी सेट में से एक एक, क्योंकि जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे ना, जैसे इस यूनियन में से, इसमें से सारे जितने आपके पास सबसेट हैं, हर किसी सबसेट में से एक एक एलिमेंट उठाइए. ये कितने हैं? अनकाउंटेबली मैनी सबसेट्स, अनकाउंटेबली मैनी सेट्स हैं, तो हर किसी में से उठाएंगे तो ये क्या बनेगा? बी अनकाउंटेबल बनेगा. सो ये अब ये क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने हर किसी, ये जो एआई है ना, इसमें अगर आप कोई भी मेंबर ले लेंगे इस यूनियन का, कहिए कि एजे, वो इसके अंदर तो होगा. अगर उसमें से आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जे ही उसको बोलिए, तो वो तो यूनियन में होगा ही ना. मतलब समझे मैंने क्या बोला? इस यूनियन में से ये जो एआई है ना, इनमें से हर किसी एआई में से एक एलिमेंट उठाइए, वो एलिमेंट यूनियन में होगा ना, इसलिए जो आपने सेट बनाया वो भी यूनियन में होगा. और क्योंकि आपके पास अनकाउंटेबली मैनी सेट्स हैं, इसलिए ये सेट अनकाउंटेबल होगा. ओके, चलिए, क्लियर. सो दीपान्विता, you have picked one element Yes. from each set, right? Right, that is right. But it can be done. That is very obvious, right? So there is some axiom to support it. What is so called? I don't. So axiom Yes. of choice. Axiom of choice, right? Yes. If you don't know, to read about it. Okay, axiom of choice. Okay, good. So, अच्छा है, ठीक बोली दीपान्विता. Very good. So from now I will prove the theorems of countable set for countable infinite set. Okay, अभी से मैं क्या है, जब भी काउंटेबल ही की कुछ प्रूफ्स होंगे ना कि काउंटेबल सेट का ऐसा होता है, काउंटेबल सेट का ऐसे होता है, तो मैं काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए प्रूफ कर रहा हूँ. मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि ये इसमें अगर इनफाइनाइट है, इसमें इनफाइनाइट है, तो आई विल नॉट राइट दैट अगेन एंड ओवर अगेन. ओके, क्योंकि फाइनाइट सेट में जो केस होगा ना, वो बहुत इजी होगा, इसलिए मैं इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के लिए ही प्रूफ करूंगा थ्योरम सा. चलिए, अब हम क्योंकि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं वो वाली थ्योरम प्रूफ की जाए ना, कि अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. आप समझिए, काउंटेबल यूनियन का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास काउंटेबली मैनी क्या है? सेट्स हैं. काउंटेबली मैनी मींस A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास सेट्स हैं, काउंटेबल है हर कोई. ओके, तो मैं प्रूफ किसके लिए कर रहा हूं? सपोज A1, A2, A3 भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है. अब इसी से हर कोई केस प्रूफ हो जाएगा. क्या केस हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट में? जैसे मान लीजिए आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स हैं, कि फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं. अब इन में हर कोई काउंटेबल हो, हर कोई काउंटेबल हो, तो अपने आप में फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है. पहले मैं ये जो प्रूफ करा रहा हूं, इसकी मदद से ये सारे केस हल हो जाएंगे, ठीक है. तो मैं काउंटेबली इनफाइनाइट ले रहा हूं हर किसी सेट को. सो सपोज A1, A2, A3 भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है. देखो, काउंटेबल यूनियन मैंने ले लिया. काउंटेबल यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? काउंटेबल यूनियन तो तब लूंगा जब ऐसे करूंगा ना. काउंटेबल यूनियन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ सेट्स हैं आपके यूनियन में, ठीक है, जैसे आपका यूनियन है ना, इस तरीके से A1, A2, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, अगर आपके पास काउंटेबल हो तो. इसमें नंबर ऑफ सेट्स क्या है? काउंटेबल है. लेकिन अनकाउंटेबल यूनियन में ऐसे ही लिखना पड़ता है. हाँ, लिखने का तरीका यूनियन को यही है, क्योंकि आप अनकाउंटेबल यूनियन को ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं तो अनकाउंटेबल मतलब जो आपके पास सेट्स होंगे वो काउंटेबल नहीं हो जाएंगे. तो काउंटेबल यूनियन ऐसे ही लिखा जाता है. अनकाउंटेबल यूनियन, सॉरी, अनकाउंटेबल यूनियन ऐसे ही लिखा जा सकता है, ठीक है. काउंटेबल यूनियन तो एक्सप्लिसिटली देखने में काफी अच्छा लगता है. देखो,
ऐसे देख सकते हो ना ये, राइट। सो सपोज A1 A2 A3 भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, आपके पास मान लीजिए कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं, ओके। सो अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं तो पहले तो आप इस 1 को भूल जाइए, ठीक है, इस 1 को मत देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये 1 मैंने क्यों, अच्छा थोड़ा सा जूम करूं, राइट, इस वाले 1 लिखा है ना यहाँ पे, इसको छोड़िए। तो 1 के जो A1 के एलिमेंट हैं वो x1 x2 x3 इस तरीके से लिस्ट किए जा सकते हैं ना। The element of A1 can be listed as this, right? x1 x2, क्यों? क्योंकि countable है, we can arrange the elements in a sequence, x1 x2 x3 dot dot dot, right? You agree so far? So now again if I come to A2, A2 is also countably infinite, so I can also arrange its element x1 x2 dot dot dot, but to make a difference कि अब मैंने इसकी भी काउंटिंग x1 x2 लिख दी, इसकी भी x1 x2 लिख दी, फिर पता कैसे चलेगा किसके एलिमेंट कौन है? पता करने के लिए अब एक तो तरीका है कि आप क्या लिखें, दूसरे के y1 y2 लिख दें डॉट डॉट डॉट, फिर तीसरे के z1 z2 लिखें। अब फिर आपसे कोई पूछे कि 4 क्या लिखिएगा, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे A1 लिख दीजिए। फिर आपसे कोई बोलेगा अल्फाबेट में कितने नंबर्स होते हैं 26, राइट, फिर 27वें को क्या लिखिएगा, आप क्या बोलेंगे? फिर इस तरीके से सिस्टमेटिक नहीं होगा ना ये लिखने का तरीका। तो आप मैं बताता हूँ इससे निपटने के लिए क्या करते हैं हम। सो आई विल पुट 1 x1, ये 1 रिमाइंडर है किसके लिए कि 1 जो ये एलिमेंट है ना ये A1 के लिए है, ठीक है, ये लिस्टिंग समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर x1 2, ओके, x1 3 डॉट डॉट डॉट, फिर इसी तरीके से x2 1 x2, ये कोष्टक लगा रहा हूं समझाने के लिए, हाँ ये 2 x तक क्यों लिखा हमने, हाँ इस तरीके से क्यों लिखा जाता है ये भी आपको बताया, बस ये जो मैंने डिफिकल्टी बताई उससे बचने के लिए। आपको बात समझ में आई? 2 इज अ रिमाइंडर दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ, दीज आर एलिमेंट ऑफ A2 सेट। सो इस तरीके से आप A3 के आप कर लेंगे ना, x3 1 x3 2 x3 3। अब ये 3 को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ रखिए, जैसे जो आपकी मर्जी है, पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ गई ये बात? इस तरीके से हर किसी सेट के अब A3 के एलिमेंट्स भी लिस्ट किए जा सकते हैं इन अ सीक्वेंस, राइट? सो फार इट इज क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो द से दिस इज द लिस्टिंग, ये A1 के एलिमेंट की लिस्ट है, ये A2 के एलिमेंट की लिस्ट है, ये A3 के एलिमेंट की लिस्ट है। Is it clear? यहाँ तक क्लियर है ना? What will we do now? What will we do now? Let me know. Oh, लिखा है नीचे से ना, What will we do now? Use the diagonal trick to count the elements. इसीलिए शायद कोई नहीं बता रहे, ताकि मेरे ऊपर आरोप ना लग जाए कि तुमने नीचे से पढ़ के तो नहीं बताया, इसलिए नहीं बता रहे हो। कोई बात नहीं, चलो देखो अब आप क्या कर सकते हो। यूज द डायगोनल ट्रिक टू काउंट द एलिमेंट्स, इफ सम एलिमेंट इज रिपीटेड देन स्किप इट इन दिस वे। समझ गए? इस तरीके से चलिए, इस तरीके से चलिए, क्योंकि इस लिस्ट में हर कोई एलिमेंट आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे एलिमेंट A1 और A2 के कुछ एलिमेंट कॉमन हो, राइट, रिपीट हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे हमने Q प्लस में किया था। इस तरीके से आप पाएंगे कि ये सारे यूनियन के मेंबर हैं विद्यार्थी, है ना, क्योंकि मैंने A1 A2, यूनियन का मतलब क्या होता है, A1 A2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स, उन सभी के एलिमेंट मैंने लिस्ट कर दिए और उनको काउंट भी कर दिया, राइट। 1 2 3 अगर रिपीट हो रहे हैं तो, हाँ 4 रिपीट वाले को छोड़ दीजिएगा, जैसे रिपीट हो गया हुआ तो अगर x2 2, हाँ अब ये मत समझना कि 1 by 1 वाला केस नहीं है जो ऊपर किया था, जो रिपीट हुआ उसको छोड़ दिया, जो रिपीट नहीं हुआ इस तरीके से चल गए, तो हर कोई एलिमेंट किसी न किसी नंबर पर आ जाएगा, ओके, तो काउंटेबल हो जाएगा इस तरीके से। सो दिस यूनियन इज काउंटेबल। अब आप कोई सोचेगा कि सर इसमें कोई फाइनाइट सेट हो तो क्या होगा? कोई नहीं, बड़ा आसान है फाइनाइट सेट में, उस सेट को आप अलग रख लीजिए। अब फाइनाइट के केस आप सोचेगा, फाइनाइट के केस तो बड़े आसान है, इनफाइनाइट के मैंने कर दिए कि इस सेटिंग में कोई इनफाइनाइट हो,
हाँ चलो, अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट हो उसको तुम मैं ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी में 3 ही एलिमेंट है तो इसके आगे के एलिमेंट बढ़ा लीजिएगा, हाँ इसके ऊपर के लिखकर ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसी प्रूफ से वो भी कवर हो गया। मतलब यू विल कर लोगे ना फाइनाइट के लिए, आसान तो है ना। अगर ये प्रूफ तुम्हें समझ में आ गया, मैं फाइनाइट में होगा ना, यू एग्री राइट? अगर कोई सेट फाइनाइट होगा तो ओके गुड। सो मैं बार बार केस नहीं लिखना चाहता ना, इसलिए ओके। सो वी विल प्रूव दैट द सेट। अब आप सोच रहे होंगे इतने तो सर ने काउंटेबल बता दिए, आखिर अनकाउंटेबल का एग्जांपल कब आएगा? राइट, आ रहा है, आप चिंता मत करो। अब कुछ सेट्स जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्यों हमने काउंटेबल पाया? आपको क्या लगता है इरेशनल नंबर का सेट, जो पहली बार काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इसका उत्तर देना। आपको क्या लगता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्या गणनीय होगा, क्या काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? बोलिए इसका उत्तर क्या देना चाहेंगे आप लोग? सर अनकाउंटेबल। ओके रिया, अनकाउंटेबल। ऐसा पता है तुम्हें क्यों होगा? हाँ। डू यू नो, आई विल नॉट आस्क द प्रूफ, बट क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल कैसे होता है पता है तुम्हें? यस सर, क्योंकि क्यू तो काउंटेबल है और 8 तो अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल यूनियन Okay. काउंटेबल तो काउंटेबल होता है लेकिन अनकाउंटेबल है, तो क्यू Okay. कॉम्प्लीमेंट। Yes, yes, you know the argument. Okay, so हम R को अनकाउंटेबल प्रूफ करना चाहते हैं। R को अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए अब मैं 0 1 को पहले क्या करूंगा, अनकाउंटेबल प्रूफ करूंगा। और 0 1 माने जानते हैं ना, ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1 को अनकाउंटेबल प्रूफ करूंगा। ओके, सो ये अनकाउंटेबल सबसेट है, तो इसका सुपरसेट भी अनकाउंटेबल होगा, फिर R भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो मैं आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम का आर्ग्यूमेंट है, आपके एग्जाम्स में काम आएगा। पेपर तो आपका आसान होगा, ये सारे आर्ग्यूमेंट और ये सब चीजें आपके दिमाग में होंगी। पेपर में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत जल्दी ही कर पाएंगे, क्योंकि तब आप ये आर्ग्यूमेंट सब मन में सोचेंगे। अभी आप इसको घर में जाकर करिएगा, ध्यान से चीजों को सीखिएगा, तो फिर इस सबको सीखने के बाद आपकी स्पीड ऐसी हो जाएगी कि देखते ही आप बता सकेंगे कि ये सेट काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप जल्दी से बता पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक्स को ध्यान से सीखिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि बच्चे मुझे बार बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि 0 1 अनकाउंटेबल है, बुक में प्रूफ देखा था समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आने का क्या कारण है वो भी मैं तुमसे कहता हूं, अभी समझ में आएगा, देखिएगा। To prove that R is countable, it is sufficient to prove that the subset 0 1 is uncountable, right? Why it is sufficient, everyone knows, right? क्यों ये sufficient है, सबको पता है ना, इतना पर्याप्त है प्रूव करना। So I will prove it by the method of contradiction. Okay, V cell, वैसे आई लिखना चाहिए क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, पर लिख देता हूं, चलो आपको भी अच्छा लगेगा। वी शैल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो सपोज इट इज काउंटेबल। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या हम मान लेते हैं, उल्टा। ओके, मान लीजिए कि ये काउंटेबल है, 0 1 काउंटेबल है ना, सो एलिमेंट्स ऑफ 0 1 कैन बी लिस्टेड एज, क्योंकि अगर काउंटेबल है तो उसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिस्ट कर सकते हो आप, R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। यहां तक बात क्लियर है ना? ये सब समझ रहे हैं ना कि लिस्ट किए जा सकते हैं उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस में? यस, ओके गुड। सो अब देखिए 0 1 इंटरवल जो होता है उनके पास होता है डेसिमल एक्सपेंशन, होता है ना डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार जिसे आप बोलते हैं, वो हर किसी नंबर के पास होता है। तो इसका भी दशमलव प्रसार होगा, इसका भी दशमलव प्रसार, इसका भी दशमलव प्रसार। सो डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ईच एलिमेंट हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन इन रियल नंबर। वैसे कोई भी रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है ना। ओके, सो R1 का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है, ठीक है।
R1 इक्वल टू कैसे 0, पहले मैं ऐसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपने 0 1 का लिया, इसको आप x कहिए, तो x कुछ इस फॉर्म का होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, राइट? डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा ही तो होगा, 0 पॉइंट समथिंग। कैसा? x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। अब ये x1 x2 x3 कहां से एलिमेंट होंगे? ये 0 से लेकर 9 तक के सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द x। समझ रहे हैं? आपने x का कोई भी एक्सपेंशन, x कोई एलिमेंट लिया ओपन इंटरवल 0 1 से, दैट x कैन बी रिटन इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। सो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट के बाद क्या आते हैं आपको पता ही है, 1 2 3 etc, ये 0 से 9 तक के नंबर आते हैं, वो होंगे। तो हर किसी एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए मैं R1 को क्या लिख रहा हूं? 0 पॉइंट। अब ये 1 1 लगाने का कारण आपको पता है क्या है? अभी मैं बता चुका हूं, ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा। तो 0, इसका मान लीजिए एक्सपेंशन A11 A12 A13 इस तरीके से है, और फिर R2 का क्या है? 0.A2 A21 A22 A23 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से R3। कहने का मतलब है जो ये लिस्ट है ना, इसमें हर किसी एलिमेंट के पास अपना डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको हमने इस तरीके से लिखा। आप यहाँ पे साइड में लिखिए, ये जो AIJ हैं ये कहाँ बिलोंग करेंगे? AIJ इक्वल टू नहीं बल्कि बिलोंग्स टू। ओके, AIJ आपके इस नेचुरल नंबर के सबसेट में बिलोंग करेंगे। ओके, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होंगे। अब आती है मेन ट्रिक, क्योंकि यहां तक का तो सब जानते हैं। पहले आप बताइए ये आपको क्लियर है कि यहां तक अगर बातें क्लियर है तब मैं आगे बढ़ूं। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, देन वी आर डन विद द प्रूफ। अब इसको ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा मुझसे बार बार पूछ लीजिएगा। अब मैं कैसे चूज कर रहा हूं? चूज अ नंबर 0.B1 B2 डॉट 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 कंस्ट्रक्ट नंबर। कंस्ट्रक्टर नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको? निर्माण कीजिए। टेक अ नंबर लिखता हूं, नंबर तो पहले से ही है, हम क्या निर्माण कर रहे हैं उसका? टेक अ नंबर। ओके, सो पहले मैं समझाता हूं वापस में। ये आपके पास लिस्टिंग है, अब हमें लाना है कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक एलिमेंट में ऐसे ले रहा हूं, देखो 0.B1 B2 ये होगा तो ऑब्वियसली इस इंटरवल का एलिमेंट, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 0 से इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओपन इंटरवल 0 1 का एलिमेंट है। अब मैं इसके BIs को कैसे डिफाइन कर रहा हूं वो देखिए। B1 को लीजिए ऐसा जो A11 के इक्वल ना हो। ले सकते हैं ना R1 इक्वल टू 0 पॉइंट। अगर A11 आपका 5 है तो आप 5 के अलावा कुछ और ले लीजिए, B1 को 6 ले लीजिए, जो आपका फेवरेट नंबर हो वो ले लीजिए, बस ले सकते हैं ना। अब B2 को ऐसे लीजिए कि वो A22 के बराबर ना हो, ले सकते हैं ना, क्योंकि B22 A22 ये दो नंबर है आपके पास, यहाँ पे 9 में 10 में से कोई भी ले सकते हैं आप। अगर A22 आपका 5 है तो B2 को आप कुछ और ले लीजिए, A22 जो भी है वो मत लीजिए, बस B2 को कुछ और लीजिए। B3 उसको A33 के इक्वल मत लीजिएगा, कुछ और ले लीजिए A33 के अलावा। समझ में आ रही है बात? मैं कैसे बना रहा हूं इस नंबर को? तो कहने का मतलब है जो ये मैंने नंबर बनाया B1 B2 B3, तो ये इन एलिमेंट्स का पहला वाला B1 और ये बराबर नहीं है, A22 ये दो बराबर नहीं है, और B3 बराबर नहीं है, इस तरीके से ये बराबर नहीं है, ये एलिमेंट मैंने बनाया है। यहां तक बात क्लियर है? टेक अ नंबर मैंने लिखा है ना, टेक अ नंबर। ओके, यहां तक सब लोग को क्लियर है ना? अब पहले मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो ये जो एलिमेंट मैंने लिया है ये 0 1 का एलिमेंट है या नहीं है बच्चों? ये तो है 0 1 का एलिमेंट। ये इस लिस्ट में कहां आ रहा है मुझे बताइए। जो आपके मन में आता है वो बोलिए। कोई सोच रहा होगा सर कहीं ना कहीं तो आएगा,
क्योंकि लिस्ट की है तो आर मान लीजिए आर 1000 में आ रहा है, ओके आर 1000 में आ रहा है, लेकिन ये जो B1 B2 डॉट डॉट डॉट, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पता किसी का एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए B1 B2 को, तो आगे के एलिमेंट को 0 सप्लाई करिएगा। हाँ ठीक है। सो मान लीजिए आपने बोला कि A 100 के इक्वल है, चलिए मान लेते हैं A 100 के इक्वल है, A 1000 के इक्वल है, तो A 1000 के एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ A यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 को मैं K से डिनोट कर रहा हूँ। हाँ AK1 AK2 डॉट 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 AKK। हाँ लेकिन AKK और B के बराबर नहीं होंगे by the construction, by the definition of B this number, right? तो फिर ये कैसे बराबर हो गए, ये एलिमेंट और A 1000 कैसे बराबर हो गए? क्योंकि जैसे आपने A एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को लिया है, इसको मैं B बोल रहा हूँ, इस एलिमेंट की डेफिनेशन के अनुसार, इस एलिमेंट के लेने के अनुसार आपका ये जो K1 एलिमेंट है एक्सपेंशन में, वो AKK के साथ एग्री नहीं कर सकता। तो फिर ये दो नंबर इक्वल कैसे हो गए? क्योंकि इक्वल दो नंबर होंगे, उनके डेसिमल 0 पॉइंट के बाद भी सारे प्लेस पर पॉइंट एग्री करने चाहिए ना। जैसे 0 1 2 3 0 1 2, ये तो डिफरेंट नंबर है। 0 1 2 3 0 1 0 3, ये तो नंबर डिफरेंट है, क्योंकि एक भी प्लेस पर अगर डेसिमल एक्सपेंशन अलग होता है तो नंबर अलग हो जाते हैं। समझ गए मैं बात? तो इस तरीके से आपका ये वाला एलिमेंट कहीं नहीं मिला इस लिस्टिंग में, ये क्या गड़बड़ होगी? मिलना चाहिए था, क्योंकि सारे एलिमेंट की लिस्टिंग है। अब मैं BI की डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ देखो, मतलब BI को कैसे बनाया है वो लिख देता हूँ, नॉट अ डेफिनेशन। सो BI इक्वल टू 7 ले लीजिएगा अगर AI इक्वल टू 5 हो। मतलब समझे, अगर A11 इक्वल टू 5 है तो 7 ले लीजिए, 5 और 7 बराबर नहीं होंगे, राइट। A22 इक्वल टू 5 है तो 7 ले लीजिए, 5 और 7 बराबर नहीं होंगे। अब A33 इक्वल टू अगर 5 है, ओ यस, अगर A33 5 नहीं है तो 5 ले लीजिए। मतलब समझ में आ रही है बात? ये एलिमेंट अगर 5 है तो 7 ले लीजिए, मतलब मैंने इसके बराबर नहीं लिया। ये एलिमेंट अगर 5 नहीं है तो 5 ले लीजिए, क्योंकि ये एलिमेंट 5 नहीं है तो कुछ और होगा, तो 5 ले लीजिए आप। इसका मतलब वो जो B1 आपका बनेगा ऐसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं B को बनाऊं 0 पॉइंट, अब A11 क्या है, मान लीजिए 5 है तो इसके जगह 7 रखिए। A22 क्या है, मान लीजिए कि कुछ और है, जैसे जो आप बोलते हैं 3 है तो 5 रख लीजिए इसकी जगह। अगर A33 5 है तो 7 रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, A11 के इक्वल नहीं है पहला, दूसरा A22 के इक्वल नहीं है, तीसरा A33 के इक्वल नहीं है। इस तरीके का आपका नंबर बनेगा, कहने का मतलब है, समझ गए? तो ये लिखा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल भी आपको समझाया है, देखिए। बट डज नॉट अपेयर इन द लिस्ट, ये तो मैंने समझा दिया कि ये एलिमेंट जो आपका बनेगा क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 का होगा, लेकिन ऊपर वाली लिस्ट में नहीं आएगा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि इस लिस्ट में हर कोई एलिमेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? हमारे गलत अजम्पशन के कारण। क्या अजम्पशन हमारा गलत है? कि सपोज इट इज काउंटेबल, ये 0 1 इंटरवल को हमने काउंटेबल लिया, इस अजम्पशन के कारण हम कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंचे, इसलिए हमारा अजम्पशन सही नहीं है, तो काउंटेबल है 0 1। ओके, अब मैं आपको फिर भी एक बार इलस्ट्रेट कर देता हूं। देखिए R1 R2 R3 मान लीजिए एग्जांपल के लिए इस तरीके के हैं डॉट डॉट डॉट। हाँ, जो मैंने एलिमेंट बनाया वो इनके एक्सपेंशन, ये हैं R1 R2 R3 R4 R5, मान लीजिए इस तरीके से आपने अरेंज किया। तो अब आप क्या करिए, देखो B1 को 5 लिया क्योंकि ये 5 नहीं है, दूसरे प्लेस में यहाँ पे 5 है तो 7 लिया, तीसरे प्लेस में यहाँ पे 0 है तो 5 लिया, चौथे प्लेस में यहाँ पे 5 है तो 7 लिया, डॉट डॉट डॉट, पांचवें प्लेस में यहाँ पे क्या है, 5 नहीं है तो 5 लिया। इस तरीके से आपका B बन गया आपका। आई बात समझ में? मैंने जो B करके भी समझा दिया। ओके ठीक है। अब इसका ये प्रूफ आपको क्लियर है? बताइए, जो MSc का कर रहे हैं उनके उसमें आ सकता है एग्जाम में, तो दैट 0 1 इज काउंटेबल। सर हाँ सर इसमें भी तो केस होगा, मतलब इसमें तो आप कौन सा केस? मतलब 5 7 रिपीटेड, मतलब 5 7 5 7 ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें अगर
मतलब उससे मतलब वो डायगोनल के एलिमेंट जो है वो नहीं आने चाहिए। ठीक, तो उसमें आपने केस लिया है कि मतलब वही दो ही डिजिट्स को रिपीट कर रहा है, तो ऐसा भी तो केस हो सकता है कि वो मतलब रिपीट नहीं होगा। ऐसा केस कैसे हो सकता है? मैं समझा नहीं, तुम प्रूफ नहीं समझे आई थी मैं। कैसा केस हो सकता है? लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड। इसमें तो केस की कोई बात ही नहीं है ना। नहीं सर, सेम नहीं होगा, क्योंकि बी पर्टिकुलर बी के और ए मतलब ए के सेम नहीं होगा। तो अगर क्या बोल रहे 5757, हाँ तो कृष्णा गोपाल, उसका तुम क्या बोल रहे हो? उसका आर्गुमेंट है कि अगर कोई आर 1000, अगर 5757 आपने जो एग्जांपल लिया है वो आ जाए, लेकिन जो Oh, okay, okay. So, okay, right. So your argument is this, that Abhijit, if this number appears in this list somewhere, right? Abhijit, you want to say that जो नंबर मैंने लिया है अगर ये लिस्ट में आए तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आप? हेलो? नहीं सर, मैं तो क्या बोल रहे हैं, एक बार और बोलिए। मैं ध्यान से सुनकर बताता हूँ आपको, बोलिए। सर आपने जो R1 R2 डॉट डॉट कंस्ट्रक्ट किया है, तो नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं फिर किया, जो ये होता BI है कंस्ट्रक्ट मतलब है काउंटेबल है, तो इसको हम लिस्टेड कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स इस तरीके से कर लिस्ट सकते कर हैं। सकते हैं। ये लिस्टिंग होगी, जैसे R1 R2 R3 लिस्टिंग डॉट डॉट, ये मतलब गुनते इनके अपने अपने लिस्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ओके देन है, एंड देन यू चूज B1 ऐसे चूज किया कि उसके जो डायगोनल जो A11 A22 A3 थी वो सेम ना, मतलब डिफरेंट B1 ऐसे चूज किया कि A11 के इक्वल ना हो, वो बस इतना ही है। A22 का उससे कोई संबंध नहीं। B1 is such that it is B1 B2 B3 B4 है, वो A11 के इक्वल नहीं है, बस B1 और से उसका कोई लेना देना नहीं है। B1 is not equal to A11। ठीक है। ओके, सो B2 is not equal to A22। इस तरीके से, तो इस तरीके से नंबर किसी इस लिस्ट में है ही नहीं। है ठीक ठीक। राइट, ओके, सो यू मस्ट मिसअंडरस्टूड आई थिंक। कुछ अभी समझ में आ गया? हाँ। ओके, वेरी गुड। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल? पहले तो वैसे मुझे मिटा देना चाहिए, अभी आप लोग मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं, सो लेट मी। अब तब तक आप लोग देख लोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे? ऐसा नहीं करोगे? अब तो आंसर देने में भी थोड़ा झिझक होगी ना, सर कहेंगे कि आपने देख लिया। कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आप आंसर तो दीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए। कौन कौन से काउंटेबल दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन से अनकाउंटेबल? सर 2Z काउंटेबल बस? और 05 तो अनकाउंटेबल। नहीं तो बताइए, 2Z कौन कौन से काउंटेबल हैं वो बता दीजिए। 2Z काउंटेबल काउंटेबल 2Z है। हाँ, और 4 भी है। ZX भी काउंटेबल है सुष्मिता। ओके, और नहीं है, और बाकी अनकाउंटेबल। ओके ठीक है, चलिए। तो पहले वाले के लिए मैं बता देता हूँ, और सब अनकाउंटेबल है। तो हाँ बताओ सुष्मिता, तुम ही बताओ पहले वाले को क्यों। देन चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आसान। तुम अगला बताओगे, ठीक है। Q कंप्लीमेंट, सो इट इज काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। अभी आपको प्रूव कर लिया है ना। ओ अभी ऊपर वाली चीज में आपको, हाँ अच्छा ठीक है, वो पूरा हो गया था ना। आर अनकाउंटेबल क्यों हो गया था? क्योंकि उसका सबसेट हमने अनकाउंटेबल दिखा दिया था ना एक। सो अब उसके बाद देखिए कि इसको अनकाउंटेबल ही होना चाहिए बच्चों, राइट? मस्ट बी अनकाउंटेबल, मस्ट बी अनकाउंटेबल, राइट? होना चाहिए ना अनकाउंटेबल। सब फॉर मान लीजिए कि चलिए काउंटेबल है, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल, ये भी काउंटेबल हो जाएगा।
वो काउंटेबल होता नहीं है, अभी सीख के आए हैं, अनकाउंटेबल होता है यार, इसलिए अनकाउंटेबल ही होना चाहिए। इसलिए सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अगणनीय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय गणनीय है, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है? गणनीय नहीं, अगणनीय है, ठीक है। ये हिंदी में बोला हाँ मैंने, कोई बात नहीं, चलो। सो यहां तक की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा तो सबसेट है काउंटेबल सेट का, राइट। काउंटेबल सेट का सबसेट है, सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट। ये 0-1 सुपर सेट है, किसका? ओपन इंटरवल 0-1 का। 0-5 तो अनकाउंटेबल, सबसेट ऑफ अ, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, जो यहां पे लिख रहा हूं 0-5 के लिए, सुपर सेट ऑफ अ अनकाउंटेबल सेट। ओके, who join now so late? Okay, anyway, so अब देखिए, कोई भी इंटरवल, एनी नॉन ट्रिवियल इंटरवल, नॉन ट्रिवियल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, नॉन ट्रिवियल इंटरवल इज अनकाउंटेबल, ठीक है। कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। वो प्रूफ करने का तरीका सेम है जैसे मैंने आपका, जैसे आपको क्लोज इंटरवल ए बी को प्रूफ वो करना है ना, अनकाउंटेबल प्रूफ, तो ओपन इंटरवल ए बी लीजिए, उसको अनकाउंटेबल प्रूफ कर दीजिए बाय सेम आर्गुमेंट जो मैंने ऊपर बोला है। उसी तरीके के आर्गुमेंट से प्रूफ किया जा सकता है, नॉट डिफिकल्ट टू। नहीं, yes, you can prove by that argument, that type of argument, okay। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 0,5 को प्रूव कीजिए, इसको आपको प्रूव करना होगा, राइट। सोचेगा कि उसी टाइप के आर्गुमेंट बोल रहा हूं मैं, कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉइंट लेंगे तो देखिएगा कि ये चीजें क्या आनी चाहिए, इनमें रेस्ट्रिक्शन होगी कुछ, ठीक है। 0.4 मतलब ये जो इधर डेसिमल एक्सपेंशन है, इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होगी। पहला वाला एलिमेंट क्या क्या आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। डू यू एग्री, राइट, व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 0,1/2 को अनकाउंटेबल प्रूफ कीजिए, जो R1 R2 लिस्टिंग होगी तो R1 0.A11 A12 लिखा जाएगा, लेकिन A11 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। A11 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और पहले यहाँ पे हाँ, और 4 तक ही हो सकती है A11 की वैल्यू, औरों की हो सकती है 5, 6, लेकिन जो पहला एलिमेंट आएगा वो 0.04 आएगा, क्योंकि वो 0.5 आ गया तो अब आगे कुछ भी लिखो, ये 1 या तो 1/2 होगा अगर 0 आ गया, फिर या 1/2 से बड़ा होगा। इस तरीके से समझ रहे हैं, ये चीजों का ध्यान रखना प्रूव करते हो। तो एनी नॉन ट्रिवियल इंटरवल इज अनकाउंटेबल, कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ओपन, ये सारे नॉन ट्रिवियल का मतलब है, कई बार इंटरवल को, इस इंटरवल को क्या बोला जाता है? सिंगलटन सेट ए। इस इंटरवल को क्या बोला जाता है? फाई, ठीक है। इनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने नॉन ट्रिवियल इंटरवल लिखा। समझ में आ गई बात? कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल अनकाउंटेबल क्यों होगा, ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज अनकाउंटेबल है, कौन सी चीज काउंटेबल है, तब आप डिसाइड कर पाएंगे क्वेश्चंस में। ओके, गुड। सो अब आता है, हाँ, सो लेट मी नो, आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन, देन आई विल कम टू द ZX V, कि आप मुझे ये बताइए, कोई भी इंटरवल है, नॉन ट्रिवियल इंटरवल है,
ठीक है, मैं जब इंटरवल बोलूंगा नॉन ट्रिवियल ही बोलूंगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। इनमें से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, बोलिए। 2 सेट लिखे हैं ना मैंने। सर पहले वाला काउंटेबल है और सेकंड अनकाउंटेबल है। ओके, वेरी गुड। काउंटेबल, सेकंड अनकाउंटेबल। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वन काउंटेबल, सेकंड वन। ओके, वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला सेट है ना, ये है किसी भी इंटरवल के लिए। अब यहाँ पे कोई भी इंटरवल हो सकता है। इंटरवल नॉन ट्रिवियल लीजिएगा हमेशा, ठीक है। आप ट्रिवियल इंटरवल भी ले लेंगे तो ट्रिवियल इंटरवल मत लेना। हाँ, राइट। जैसे आप थाई या सिंगलटन सेट नहीं, ये ए हमेशा लेस देन बी है, ऐसा इंटरवल है। ओके, तो बच्चों अब ये इसका मतलब क्या है? जो इंटरवल ए बी है ना आपके पास, उसमें जितने रेशनल हैं उनका सेट। अब वो जो रेशनल होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर के सबसेट होंगे। इसके रेशनल्स है ना, क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू। किसी भी इंटरवल के अंदर जो रेशनल्स होंगे वो रेशनल नंबर के सबसेट तो होंगे टोटल, तो इसलिए ये काउंटेबल होगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये सेट काउंटेबल होगा। हाँ, क्योंकि बिकॉज ए बी इंटरसेक्शन क्यू इज कंटेन्ड इन क्यू। क्योंकि कोई भी 2 सेट का इंटरसेक्शन या कितने ही सेट का इंटरसेक्शन किसी भी मेंबर के अंदर होता है उस इंटरसेक्शन के। जैसे आपके पास ना कोई भी इंटरसेक्शन है, आई गोज टू आई, ए आई, तो ये हर किसी ए आई में होता है। तो इसलिए काउंटेबल है। अब ये क्यों अनकाउंटेबल है? ये इसलिए नहीं कि ये क्यू कंप्लीमेंट का सबसेट है। क्यू कंप्लीमेंट माने इरेशनल नंबर्स का सबसेट है, इसलिए नहीं। क्योंकि सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट में बी काउंटेबल, क्योंकि क्यू भी तो अनकाउंटेबल सेट का ही सबसेट है। नहीं, इसलिए नहीं। क्योंकि आप ये समझिए, इसको ऐसे समझिए, ए बी के रेशनल्स यूनियन जो आपका इंटरवल है उसके इरेशनल्स, 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं, इरेशनल और रेशनल। इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका? ए बी बनेगा अनकाउंटेबल। इंटरवल है ना, ये काउंटेबल है, अभी आपके पास आ गया, राइट। सो इट मस्ट बी अनकाउंटेबल। क्योंकि अगर ये काउंटेबल हो गया, ओहो ओहो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, सॉरी। सो तो अगर ये काउंटेबल हो गया, ये भी काउंटेबल है, तो पूरा इंटरवल काउंटेबल हो जाएगा। हाँ, काउंटेबल यूनियन क्या होता है? काउंटेबल होता है। 2 काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है। इसलिए समझ में आ रही है ना बात? ये वाली चीज इंटरसेक्शन का मतलब क्लियर है ना हर किसी को? ऐसा क्यों होगा? ये चीजें जो मैंने बोली यहाँ पे क्लियर है ना? मैं अगले में आता हूँ। इज इट क्लियर? अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो पूछिए। चीजों को सही से सीखिए। अगर डाउट्स हैं तो पूछिए, कोई भी डाउट्स, किसी प्रकार का भी कोई डाउट। ओके, सो चलिए सुस्मिता, तुमने बोला कि ZX काउंटेबल है ना? यस सर। बताओ क्यों? में जो पॉलिनोमियल होंगे तो उसके कोएफिशिएंट्स सारे इंटीजर्स है, तो इसका मतलब एनी पॉलिनोमियल्स डिपेंड्स ऑन देयर इंटीजर कोएफिशिएंट्स। यस। तो हम एक मैप कर मतलब एक मैपिंग कौन सा कर सकते हैं जो ZX से मतलब पॉलिनोमियल सेट ऑफ पॉलिनोमियल से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Z क्रॉस Z में ला सकते हैं मैपिंग, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल वी नो। तो वो जो सेट ऑफ then you have to prove that Cartesian product how many sets? I mean, how number of sets Cartesian product? Z cross Z cross dot dot काउंटेबल होगा वो, मतलब it Z is क्रॉस Z। uncountable. Z cross dot dot dot, it is uncountable, it's not countable.
countable product of countably infinite sets is uncountable. It's not countable. So how will you go? I can give you a hint that you may think it as a countable union of countable sets. चलो अब बोलो, को ऐसा सोच सकती हो कि इट इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, तो फिर कैसे करेंगे? आया कुछ दिमाग में? सर ऐसा कर सकते हैं कि जो सर भी पॉलिनोमियल है तो उसका जो इंटीजर कोफिशिएंट्स होगा उसका अगर हम एक सेट ले ले, मतलब जैसे px का जो भी इंटीजर कोफिशिएंट्स है उसको एक नाम दे देते हैं, फिर p2x में ऐसे करके, तो जो इंटीजर्स है और इंटीजर्स है तो काउंटेबल है, तो अगर ऐसे हम लिस्ट बनाए तो क्या काउंटेबल? राइट, बट जो तुमने बोला वो ठीक बोल रही हो, तो अगर अभी बताता हूं मैं, अगर ऐसा ही बोल रही हो तो होगा जैसा मैं समझ। fix the degree, then yes right, yes about degree, yes then it Deepamika. yeah, then it will be like a finite product, Cartesian product of finite number of countable set. Then it will be countable. Then we can vary the n, and n belongs to. Yeah. So it's very right. तो देखो बच्चों, अब मैं पहले आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ, मुझे पहले ये बताओ कि यहीं पर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, VI। ओके, सो ये काउंटेबल सेट्स हैं आपके पास, n क्रॉस n लिख देता हूँ ना, काउंटेबल सेट्स। ये फाइनाइट प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट। तो फाइनाइट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? पाई i goes to 1 to n एंड ओके, ये लिखने का तरीका है, प्रोडक्ट i goes to 1 to n, n को n बार प्रोडक्ट कीजिए। ये किसी भी काउंटेबल सेट के लिए होगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, प्रोडक्ट i goes to 1 to n, ये क्या होता है? तो प्रोडक्ट इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, यानी कि n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ओवर n। समझ रहे हैं? मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो इनफाइनाइट टपल आएंगे। तो अब आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज है कि ये वाला तो ऊपर वाला तो काउंटेबल है, ये तो आसान है, ये तो कराया ही है अभी, क्योंकि n क्रॉस n काउंटेबल है, ये एक काउंटेबल, ये दूसरा काउंटेबल, इन दोनों का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट है, इंडक्शन से हो सकता है। मीनिंग अगला वाला क्यों अनकाउंटेबल होगा, इसके बारे में विचार करें। ये किसी भी अनकाउंटेबल सेट से I equals to 1 to infinity होगा, n लिख दिया। Oh, right, you are right, it will be infinity। तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट मतलब समझे किस तरीके का, n क्रॉस ये डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट कैसे होंगे? सीक्वेंसेस। ओके, तो इसके बारे में घर में विचार करेंगे। हाँ, करेंगे घर में विचार। ये तो आज के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, कल ये जो एक्सरसाइज दी है कल याद भी दिलाना। खैर ये तो आई जाएगी, और एक्सरसाइज जो इजी होंगी, वो भी किसी को नहीं आती तो पूछना जरूर। ये कैसे प्रूफ किया जाएगा मैं बता देता हूँ, इसका प्रूफ का एक हिंट। पहले आप प्रूफ करना सेट ऑफ, वो भी आ जाएगा नीचे, वैसे आ जाएगा नीचे, चलिए आप इसको सोचिएगा। हाँ, घर में ये नीचे आ जाएगा प्रूफ। मैं बता देता हूं, जब मैं ये प्रूफ करा रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर n, यानी कि पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का पावर सेट जो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल होता है। ये प्रूफ कराते वक्त ये आ जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अ बिट अबाउट इट। सो जैसा कि दीपानिता ने कहा, देखिए बच्चों, इसमें जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट
डिफाइन नहीं होती ना, तो जीरो पॉलिनोमियल ले लिया मैंने। जेड एक्स का मतलब क्या होता है, पहले जेड एक्स को सही से समझ लें। ओहो मुझे लेट भी हो रहा है, कितना रहा है अभी? ओके थोड़ा सा रहा है ना। सो जेड एक्स को पहले समझ लें। जेड एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस टाइप के पॉलिनोमियल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग गलत भी समझ लेते हैं ना, एक्स एन, n belongs to natural number and these ai belongs to z, ये होता है इसका मतलब कि इसमें पॉलिनोमियल होंगे। जिन कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं इसमें ये भी होगा, ये पावर सीरीज डॉट डॉट डॉट, ये इसमें नहीं होती है। हाँ, फाइनाइट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, एक मैक्सिमम पावर वाला इसमें क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद टर्म नहीं होते, तो इसलिए इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिखता हूँ, अगर कोई भी इसके अंदर से एलिमेंट लेंगे तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, किसी न किसी पावर पर, x100 पर, x101 पर, किसी फाइनाइट पावर पर, उससे आगे को कुछ नहीं होगा फिर उसमें। लाइक समझ रहे, कुछ बच्चे मिसअंडरस्टूड कर देते हैं ना इसको, एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं, पावर सीरीज है, हाँ, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना। सो ये अंदर नहीं होता इसके। हाँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जीरो। अब ये 0 डिग्री के पॉलिनोमियल, 0 डिग्री के पॉलिनोमियल में कांस्टेंट जीरो को छोड़कर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पॉलिनोमियल्स, ठीक है, p0z। उसके बाद यूनियन p1z, माने 1 डिग्री के पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ऐसे ax b, इस टाइप के। a और b कहां से आ रहे हैं? z से आ रहे हैं, यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना। और फिर उसके बाद 2 डिग्री के पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर्स, ठीक है, ओवर इंटीजर्स, इस टाइप के पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? इसके बाद 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल। अब ये यूनियन काउंटेबल है बच्चों, देखो काउंटेबल यूनियन है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितने सेट्स हैं इस यूनियन में? 1 2 3 4, ऐसे काउंट कर सकते हो आप। इस नंबर को मत देखना 1 2 को, राइट। अगर नेम देना है तो ऐसे दे सकते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, काउंटेबल। और हर कोई काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, क्योंकि ये तो इंटीजर के इक्वल ही है। अब ये p1z क्या है? p1z का मतलब क्या है? ax प्लस b। ए बी कहां से आते हैं? ये भी काउंटेबल है, हाँ, क्योंकि ये z क्रॉस z का जैसा ही है। आ रही है बात समझ में? इट इज जस्ट लाइक z क्रॉस z, राइट। जेड से ए और बी आ रही, तो जेड क्रॉस जेड जैसा ही तो है ये। ए बी को आप सेंड कीजिए ए एक्स प्लस बी में, 1 1 ऑन टू मैप है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हर कोई मेंबर काउंटेबल 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 डॉट डॉट डॉट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। सो जेड एक्स काउंटेबल है, इसी तरीके से क्यू एक्स भी काउंटेबल है, ओके। लेकिन ये प्रोडक्ट अनकाउंटेबल है, हाँ, ये डॉट डॉट डॉट। क्योंकि तुम सोच रहे होगे जेड और ये सेम ही है, नहीं, जेड और ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लेकिन ऐसा एलिमेंट नहीं है 1x x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये एलिमेंट यहाँ नहीं है, ये इससे छोटा होता है जेड, ठीक है। तो होमवर्क, गिव इनडायरेक्ट प्रूफ फॉर द फॉलोइंग, ये काउंटेबल होगा विद द हेल्प ऑफ अबव, इसकी हेल्प से आप प्रूफ करें कि QX काउंटेबल होता है, ओके। ये होमवर्क है, मैं कल कराऊंगा इसको। कि पहले तो आप n टाइम्स कोई भी प्रोडक्ट लेंगे Q का, तो ये काउंटेबल होता है, इसकी हेल्प से प्रूव करना कि QX अनकाउंटेबल होता है, ओके। ये लाइक सो QX काउंटेबल होता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबिलिटी के लेक्चर में।